साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट पर ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर उंगली उठाई है, उनके खिलाफ बयान दिए हैं, उसको लेकर अब वो सुप्रीम कोर्ट में गिरते नजर आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका, अवमानना याचिका दायर की गई है। हालांकि अवमानना याचिका अभी तुरंत दायर नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए स्वीकृति लेनी होती है। ये प्रक्रिया है सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल की, उस स्वीकृति को मिलने के बाद ही वो अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और कई याचिकाएं इसके बारे में, यानी अवमानना के बारे में दाखिल करने की कोशिशें हो रही हैं। उधर एक रास्ता ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी इसका संज्ञान ले, क्योंकि निशिकांत दुबे के बयान बहुत ही हैरान करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी अब तक शायद ही किसी ने दी हो। सीधे तौर पर उन्होंने सीजीआई को के ऊपर दंगे कराने के आरोप लगाए हैं कि देश में जो भी दंगे हो रहे हैं उनके लिए वो जिम्मेदार है। तो बहुत बड़ा बयान ये है और किस तरह से उसको डिफेंड करेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उनके इस बयान को लेकर उनकी पार्टी ने कोई सख्ती नहीं बरती है। इससे ये समझा जा रहा है कि पार्टी की भी सहमति कहीं न कहीं उनके इस बयान को लेकर है और पार्टी चाहती है कि वो ये बयान दें। हालांकि पार्टी ने उन्हें ये एक चेतावनी जरूर दी है। पार्टी ने उनके इस बयान से अपने को अलग किया है, लेकिन पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लोकसभा के सांसद हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और इधर एक बार फिर चुनाव आयोग निशाने पर है विपक्ष के। राहुल गांधी अमेरिका में है, वहां इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की बैठक में उन्होंने बोस्टन में जो चुनाव आयोग पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं और सीधे तौर पर उन आरोपों को दोहराया है कि किस तरीके से पूरी की पूरी चुनाव आयोग की मशीनरी को ही हाईजैक कर लिया गया है। यानी चुनाव आयोग सरकार से मिलकर बीजेपी की सरकारें बनवा रहा है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। उस पर आप बात करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग लगातार जिस तरह से घिर रहा है और तमाम एविडेंसेस के बाद जिस तरह से अब उस प्रक्रिया में शामिल लोगों के बयान आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में उस निलंबित सब इंस्पेक्टर के बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ईवीएम से दूर रहने के लिए 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में दिए गए। और भी बहुत सारे उनको जो है चीज़ें ऑफर की गई, बहुत सारे बयान उन्होंने दिए, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ज़्यादा बातें वो मीडिया से नहीं कर पाए। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो चुनाव आयोग की संस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा ये कि किस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट को, यानी जुडिशरी को भी घेरने की, उस पर दबाव बनाने की, और सबसे ज़्यादा जो हैरानी की बात यह है कि उसको डिफेम करने की कोशिशें हो रही हैं। अमलेंदु जी, इस लोग को लेकर अब ये, हालांकि ये प्रक्रिया है, जब तक अटॉर्नी जनरल की स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक उस पर अवमानना के केस के लिए उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। लेकिन कई सारी याचिकाएं इस पर दायर की जा चुकी हैं, तो करने की कोशिशें हो रही हैं। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर और चीफ जस्टिस पर जो टिप्पणियां की हैं, हाँ, कई याचिकाएं दायर करने की कोशिश हो रही है और इसमें अटॉर्नी जनरल को लिखकर मांगा गया है कि आप इस पर अनुमति दीजिए, इन पर चलाया जाए। और समीर जी, मुझे लगता है कि इस पर दूसरों को याचिका दायर करें, उससे बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले। जी हाँ, क्योंकि सीधे सीधे सीजीआई को जिम्मेदार ठहराया गया है देश में गृह युद्ध के लिए। जी हाँ। एक बहुत गंभीर आरोप और बहुत बड़ा आरोप है और इसको ऐसे हल्के में जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हल्के में जाने दिया गया तो कल को इन लोगों का मन और बढ़ेगा और ये इसी तरीके की बातें और ज्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने ये तो कहा है कि हमारी पार्टी का ये वक्तव्य नहीं है, लेकिन इसके लिए निशिकांत दुबे को दंडित नहीं किया है पार्टी ने किसी भी तरीके से जी। और जेपी नड्डा के ये ट्वीट आने के बाद कि उन्होंने निशिकांत दुबे से कहा है कि वो ऐसा ना करें, इसके बाद उन्होंने जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे एसवाई कुरैशी, उनको कहा कि आप मुस्लिम आयुक्त थे, उसके बाद कहा। जी हाँ। तो यानी भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडे के तहत इस तरीके की चीज़ें कर रही है, इसके आरोप लगा रही है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है समीर जी। और ये स्वतः स्फूर्त या अनजाने में भावावेश में निकला हुआ वक्तव्य किसी आदमी दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ। ये बाकायदा लगता है कि इसकी जो है रूपरेखा पहले तैयार की गई है, पार्टी के अंदर इसकी जो है सहमति बनी है, तब निशिकांत दुबे ने इस तरह का बयान दिया है और भूमिका तैयार की है उपराष्ट्रपति
ठीक है बयान में। जी बिल्कुल, और ये आप देखिए कि निशिकांत दुबे ने ये दोनों ही बयान जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और चीफ जस्टिस के खिलाफ दिए, उनकी पार्टी ने उससे डिसएसोसिएट तो अपने को किया है, लेकिन निशिकांत दुबे के ऊपर न तो कोई कार्रवाई की है जो आप कह रहे हैं, और दूसरी बात ये कि निशिकांत दुबे ने भी उस पर कोई खेद नहीं जताया। उस बयान के आगे भी लगातार वो बयान दे रहे हैं, और ये जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, ये इसके बाद आया है। यानी ये लगातार बयानों का सिलसिला ये पार्टी की, ये माना जा सकता है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, और धीरे धीरे जो सोशल मीडिया पे तमाम और यूजर्स हैं वो तो समर्थन कर ही रहे हैं निशिकांत दुबे का। बीजेपी के कुछ एमपीज और जिम्मेदार लोग भी उनके समर्थन में अब आ पड़े हैं। तो ये माना जा सकता है कि पार्टी दिखाने के लिए अपने को उससे अलग कर रही है, लेकिन पूरी तरह से सोची समझी रणनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने का और उसको डिफेम करने का ये एक काम किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये काम किया जा रहा है इसको डिफेम करने का, और सुप्रीम कोर्ट पे ही सीधे सीधे हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं समीर जी जो सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं सरकार ने, जिनमें संविधान का उल्लंघन किया है। तो सरकार ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी तरफ से आंख मूंद ले और तानाशाही जो है वो चलने दी जाए, और संविधान पे जो है वो जो दगा बताई जा रही है उसको उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट अपनी आंखें मूंद ले। और लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए ये बातें चल रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति के तहत ये विपक्ष का आरोप है कि वो इस पर काम करती हुई दिखाई पड़ती है, और सुप्रीम कोर्ट पे हमले इसी को लेकर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस पर अमलेदु जी अभी आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिलचस्प बात आई कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि वहां पर याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं है, ये रिक्वेस्ट की जानी चाहिए राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, वहां के राज्यपाल से, लेकिन ये इसके लिए याचिका दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के जज का, जिनके पास ये याचिका आई है, उनका जवाब बड़ा दिलचस्प रहा, और ये पूरे इस संदर्भ में रहा जो कुछ निशिकांत दुबे और तमाम और लोग या उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, जो राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया रहा है। क्या है अमलेदु जी ये पूरा मामला, और किसकी तरफ से याचिका दायर की जा रही थी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? हाँ, वो जो जैन साहब हैं जो मस्जिदों की खुदाई करवाते फिर रहे हैं, वहाँ बताते फिर रहे हैं कि सब जगह शिवालय है, उन जज साहब, उन वकील साहब ने जो है इसको लेकर याचिका दायर की थी, और पश्चिम बंगाल में जो है वो हो जाए राष्ट्रपति शासन, इसके लिए लागू थी। इस पर जो जस्टिस गवई हैं उन्होंने था बहुत तगड़ा उनको जवाब दिया। उनका कि आप क्या चाहते हैं कि हम जो है सरकार को आदेश दें कि वो राष्ट्रपति शासन लागू करे, वैसे ही हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हम जो अपनी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं जी। तो ये उन्होंने जैन साहब को कहा, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं तो कम से कम ये मालूम होगा, इससे पहले भी याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जब एक याचिका पहुंची थी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए, उस समय भी ये कहा गया था कि हम जो है वो कार्यपालिका नहीं है, हम गवर्नर नहीं है, आपको इसकी शिकायत करनी है गवर्नर से कहिए, राष्ट्रपति से कहिए। और दिल्ली हाईकोर्ट के जो उस समय चीफ जस्टिस थे उनके सामने मामला पहुंचा था, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें एक उदाहरण बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया हो। जी हाँ, तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसको हम नहीं करते। और यहाँ जो है वकील साहब जो बीजेपी समर्थित हैं वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है पश्चिम बंगाल। अरे भाई मोदी जी से कौन ना लगाए राष्ट्रपति शासन, मोदी जी क्यों नहीं लगाना? हाँ, लगाना उनको है, लगाना उनको है। जी हाँ, हाँ, तो ये जो है वो याचिका जो है उस पर उन्होंने फटकार लगाई है जस्टिस गवई ने। जी बिल्कुल, लगाना केंद्र सरकार को है। राष्ट्रपति शासन का अगर फैसला लेना है, उसकी स्वीकृति संसद से लेनी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या काम। लेकिन ये जब जैन साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं अमलेदु जी, इस याचिका को लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में, तो उनसे ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र में कोर्ट के आदेशों के बावजूद, कोर्ट ने मना किया था, उसके आदेश के बावजूद वहां दशकों पुराने एक जैन मंदिर को ध्वस्त कर दिया सरकार ने, तब आप उसके खिलाफ याचिका लेकर क्यों नहीं गए? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन सरकार, ये सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो उनसे पूछा जा रहा है, क्योंकि वहां इसको लेकर जैन समुदाय बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहा है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी वहां पर चल रही है। जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है जिस तरह से जैन मंदिर तोड़ा गया महाराष्ट्र में। लेकिन जो वकील साहब है जैन साहब, ये राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। कहाँ?
पश्चिम बंगाल में, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये वही बता सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सिरे से खारिज कर दिया कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर घिरे नजर आ रहे हैं निशिकांत दुबे। क्या उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की अनुमति देंगे अटॉर्नी जनरल, यानी उस याचिका की सुनवाई के लिए अपनी स्वीकृति सहमति देंगे नहीं देंगे, इस पर बातचीत चल रही है। लेकिन एक बड़ा और रास्ता अभी खुला हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट इतने गंभीर मसले का संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि इस जुडिशरी पर, पूरी की पूरी जुडिशरी पर और सुप्रीम जुडिशरी पर इतना बड़ा आरोप लगाया है। सबसे बड़ा आरोप प्रक्रिया की बात नहीं है, इस तमिलनाडु के राज्यपाल वर्सेस तमिलनाडु सरकार का मामला नहीं है। यह सबसे बड़ा मामला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर लगाए हैं कि वो देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल सीधा सीधा यही आरोप लगाया कि गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है, और उस बाइट को हम लोग सुनेंगे भी, ये क्या क्या कहा था हाँ। निशिकांत दुबे ने, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। और उसके बाद जब उन्होंने एसवाई कुरैशी को लेकर कहा कि आप मुस्लिम आयुक्त थे, तो उस पर अब एसवाई कुरैशी ने बिना कोई नाम लिए हुए समीर जी और बिना किसी का उद्धरण दिए हुए उन्होंने एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की उक्ति का उल्लेख करते हुए एक ट्वीट किया है जी। और उन्होंने जो है वो अंग्रेजी में ट्वीट, हम अपनी टीम से कहेंगे उसको दिखा भी सकते हैं, और हिंदी में जो लिखा है वो आप पढ़ के बता सकते हैं। जी बिल्कुल। एसवाई कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, लंबा उनका प्रशासनिक अनुभव रहा है, चुनाव आयुक्त से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक का भी लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने लिखा है, उनके लिए मुस्लिम आयुक्त बताया निशिकांत दुबे ने, तो वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि सुअर से कभी कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए, तुम गंदे हो जाते हो, और इसके अलावा सुअर को ये पसंद है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की उक्ति है, ये महान लेखक थे और ये उनका उद्धरण है जिसको कोट किया है, और किसी का नाम तो नहीं लिया है जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं, लेकिन इशारा किसकी तरफ होगा ये जाहिर सी बात है कि ये है। और क्यों करेंगे एसवाई कुरैशी उनकी टिप्पणी पर, हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए मुस्लिम आयुक्त का शब्द का इस्तेमाल किया है तो आपत्तिजनक है। लेकिन एसवाई कुरैशी ने, डॉक्टर एसवाई कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने इसका ये लिया है कि मैंने बहुत पहले सीख लिया था, जिसका उनके ट्वीट का हिंदी वर्जन है, मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि सुअर से कभी कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए, तुम गंदे हो जाते हो, और इसके अलावा सुअर को ये पसंद है। तो खैर, अब ये बहुत गंभीर टिप्पणी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर इतना गंभीर आरोप तो हमें लगता है कभी नहीं लगा होगा, और बहुत सारे इतने दिनों के 70 साल से ज़्यादा का समय है जो भारत में आज़ादी के बाद का, लेकिन कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दंगे करवा रहे हैं सबसे ज़्यादा, मतलब उसके लिए वो जिम्मेदार है। ये अब उनके पास अगर ये इस पक्का संज्ञान तो लेना ही चाहिए और पूछा जाए कि भाई कौन से आप इसके पीछे, क्या बिना एविडेंस के आप बोल रहे हैं, आपके पास एविडेंस है, ये तो मांगा ही जाएगा अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल मांगा जाएगा, और इसको मांगना भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद इसको मांगना चाहिए, क्योंकि एक गंभीर आरोप है। और समीर जी, इस तरीके का आरोप जो है देश की जनता का सुप्रीम कोर्ट में जो आस्था है, जो उसको कम करने का एक प्रयास जो है, इसको साफ तौर पर समझा सकता है। जिस तरीके से हमला किया है, तो इसको लेकर हालांकि बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं। एक वकील हैं अनस तनवीर, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को लिखा है कि भाई आप इस पे जो है वो अनुमति दीजिए इन पर चलाने की। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसको खुद लेगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसको खुद लेकर इस पर कार्रवाई करे, इस तरह की मांग भी लगातार उठ रही हैं। और जो कहा था उन्होंने वो तो हम सुनेंगे निशिकांत दुबे ने क्या कहा था। महत्वपूर्ण बात यहाँ समीर जी ये है कि जेपी नड्डा ने ये तो कहा कि पार्टी का वक्तव्य नहीं है, ये उनका निजी वक्तव्य होगा, मैंने उनसे कह दिया, लेकिन आपने उनसे माफ़ी मांगने के लिए, अपना वक्तव्य वापस लेने के लिए नहीं कहा पार्टी ने। जेपी नड्डा को बताना चाहिए, मोदी जी को बताना चाहिए, क्योंकि जेपी नड्डा तो फिर भी पार्टी के अध्यक्ष हैं केवल वो, और निशिकांत दुबे सांसद हैं, मोदी जी के सांसद हैं, तो मोदी जी बताएं कि मोदी जी का क्या कहना है निशिकांत दुबे के बयान पर, ये साफ तौर पर बताना चाहिए। जी बिल्कुल बताना चाहिए। और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? क्या निशिकांत दुबे पार्टी से बड़े हैं, या पार्टी के ऊपर इतना बड़ा दबाव कोई है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है? प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा दबाव है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में शायद प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि मैं दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, जैसा कि पहले भी उनके इस तरह के बयान आए हैं। लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर की है, और सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने नाम लेकर जो टिप्पणी की है, वो कितनी हैरान करने वाली बात है और कितनी आपत्तिजनक बात है, उसको सुना जा सकता है। निशिकांत दुबे ने कहा क्या है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के लिए।
नहीं। और इसके लिए उनकी पार्टी केवल उनके बयान से अपने को अलग हटा रही है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, सीधे तौर पर वो देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं देश के मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और नाम लेकर कह रहे हैं कि देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। बहुत गंभीर बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि वो ये मान रहे हैं कि देश में पिछले कई साल से गृह युद्ध चल रहा है अमलेंदु जी, और उसके लिए जिम्मेदार है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। हाँ, मैंने पहले भी टिप्पणी की थी समीर जी कि ये असल में सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट पर ही टिप्पणी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के ऊपर भी टिप्पणी है। क्योंकि अगर देश में गृह युद्ध चल रहे हैं तो इसका मतलब निशिकांत दुबे ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी नाकारा और अक्षम प्रधानमंत्री हैं, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में गृह युद्ध चल रहे हैं। इस पर तो कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को सामने आकर बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ गृह युद्ध चल रहे हैं, जहाँ निशिकांत दुबे बता रहे हैं, बताएं आकर कि कहाँ कहाँ गृह युद्ध चल रहे हैं और वहाँ सरकार क्या कर रही है अगर जहाँ गृह युद्ध चल रहे हैं देश के अंदर। तो ये तो बताएं कम से कम। बिल्कुल, कहीं ऐसा नहीं कि वो मणिपुर का जिक्र कर रहे हो और या फिर और जगहों का जिक्र क्योंकि ताजा तरीन तो वहीं पे कहा गया कि इस तरह की वहां हालात बने हुए हैं कि जैसे गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। हाँ, मणिपुर का हो सकता है जिक्र कर रहे हो, मणिपुर को लेकर घेर रहे हो प्रधानमंत्री को निशिकांत दुबे, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर निशिकांत दुबे ऐसा कह रहे हैं तो निशिकांत दुबे का स्वागत करना चाहिए फिर कि प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं जी, लेकिन जिम्मेदार बता रहे हैं वो सीजीआई को, अरे प्रधानमंत्री सवाल करो ना जाकर गृह युद्ध देश में चल रहा है। सीजीआई का काम गृह युद्ध रोकना थोड़ी है, वो तो प्रधानमंत्री का काम है। तो प्रधानमंत्री रोके उस गृह युद्ध को, क्यों नहीं जाते? मणिपुर का मान नहीं बोलते आप संसद के अंदर, 2 से 3 साल लगभग होने जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, और तब से जल रहा है लगातार। तो इसको लेकर निश्चित तौर से सवाल जो उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर भी उठाए निशिकांत दुबे ने, लेकिन सीजीआई को सीधे सीधे ये कहकर एक तरह से कहा जाए उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया है समीर जी। और ये जो पूरा हमला है, चाहे वो धनखड़ साहब का बयान हो और चाहे निशिकांत दुबे का हो, इनका ये अलग अलग मसले नहीं है, इनको एक ही तारतम्य में देखना चाहिए। और ये आरएसएस की सोची समझी रणनीति के तहत जो है ये हमले सुप्रीम कोर्ट पर किए जा रहे हैं, ताकि किसी तरीके से देश का संविधान जो बदलने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें जो बताई जाती हैं विपक्ष द्वारा, उसको अंजाम दिया जा सके और सुप्रीम कोर्ट उसी तब से आंखें मूंद ले और संविधान को बदलने दे। ये इस रणनीति के तहत, धनखड़ भी उसी रणनीति के तहत बोल रहे थे। और धनखड़ की बात को ही जो है वो, चूंकि धनखड़ जो है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो उतना नीचे नहीं गिर सकते जितना निशिकांत दुबे गिर सकते हैं। तो इसलिए जो है निशिकांत दुबे ने फिर आगे नीचे गिरकर वो बातें कही है, धनखड़ साहब की बातों को ही एक तरीके से आगे बढ़ाया है। जी बिल्कुल, चूंकि ये कहा जा रहा था, आरोप लगे ही रहे थे, और धीरे धीरे चुनाव में हार के बाद, हार इसलिए कि बहुमत नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में, हार के बाद वो धीरे धीरे उन कामों की ओर बढ़ रही है जिसके उस पर आरोप लगाए जा रहे थे, यानी वो संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। और ये आरोप पुख्ता आरोप थे, क्योंकि बीजेपी के ही निशिकांत दुबे जैसे ही कई सांसदों ने ये कहा था चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, कि 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम लोग संविधान को बदल सकें, संविधान में बदलाव कर सके। तो संविधान में बदलाव का एक उनका जो प्रारूप रहा होगा उसमें एक ये भी रहा होगा, हो सकता है कि न्यायपालिका के अधिकारों को भी इतना सीमित कर दे कि वो सरकार के अंडर में आ जाए पूरी तरीके से। अभी वो अंडर में सरकार नहीं है, स्वायत्त है, और सरकार के बीच में चाहे वो संसद के बनाए कानून हो, उन पर भी अगर कोई अस्पष्टता होती है, कहीं किसी भी स्तर पर होती है, तो उसको देखने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान में क्या चीजें हैं अगर वो स्पष्ट नहीं है, उस क्लैरिटी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट है, और जो वो कहता है वो माना जाता है। तो अब निशिकांत दुबे के ये बयान बता रहे हैं, या फिर उपराष्ट्रपति के बयान, कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इतना बड़ा बहुमत लाना चाहती थी, लाने की कोशिश में थी कि वो उस पर बदल सके, संविधान को बदल सके। ये आरोप लग रहे थे, धीरे धीरे वो पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जो चुनावी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करने का आरोप जो लोकसभा चुनाव में भी लगा और उसके बाद हुए कई राज्यों के चुनाव में लगे, उस पर सरकार, चुनाव आयोग तो घिरा ही है, सरकार भी जबरदस्त घिरी हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का मतलब यही है कि चुनाव आयोग सरकार से मिलकर, केंद्र सरकार से मिलकर अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। एक बार फिर राहुल गांधी ने, देखेंगे उन्होंने क्या कहा है, एक बार फिर उन्होंने सवाल उठाया है चुनाव आयोग पर और कहा है कि ये पूरा हैक्ड सिस्टम हो गया है, हैक हो चुका है। ईवीएम के लिए दावा करता है चुनाव आयोग की ईवीएम हैक नहीं हो सकती, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। बोस्टन में, अमेरिका में उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सम्मेलन में जो बात कही है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो उन्हीं बातों का एक तरह से एक्सटेंशन है
जो कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लगातार जिन बातों को कह रहे हैं। अमलेंदु जी, ये लिखा है, राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी, लेकिन बोस्टन में उन्होंने जो कहा है वो वही बातें हैं जो अभी पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, या फिर उससे पहले लोकसभा में अखिलेश यादव ने बातें कही थी, और अब एक बार फिर राहुल गांधी ने बोस्टन में उस बात को दोहराया है कि कैसे चुनाव आयोग और सरकार ने मिलकर पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है। हाँ बिल्कुल, ये कहा है कि पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है, और ये कहा है कि उन्होंने, राहुल गांधी ने साफ तौर पे मतलब ये कहा है कि महाराष्ट्र में हमने सरकार से सवाल किया, मतलब चुनाव आयोग से हमने पूछा कि भैया हमको बताओ क्या हुआ, तो बताया कि 5:30 बजे से और 7:30 बजे के बीच में शाम को 65 लाख वोट पड़ गए। उनका ये फिजिकली संभव ही नहीं है कि 2 घंटे में 65 लाख वोट पड़े। अगर ये 65 लाख वोट पड़ते 5:30 से 7:30 के बीच में, तो इसको रात को 2 बजे तक कम से कम पड़ता। तो हमने कहा कि भाई लाओ हमको इसकी वीडियो क्लिपिंग्स दो कि रात के 2:30 बजे तक आपका वोट पड़ा है, तो हमको नहीं दिया गया, और सरकार ने कानून ही बदल दिया जिसके तहत अब हम मांग भी नहीं सकते उनसे कि आप क्लिपिंग हमको दीजिए। तो पूरा का पूरा सिस्टम हैक है ये, और इसी तरीके से जो सरकार बनाई गई है, ये राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, इसको लेकर काफी बवाल जो है मचा हुआ है। आपको याद होगा समीर जी की अभी 2-4 दिन पहले हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि एक पुलिस अधिकारी जो था वहाँ महाराष्ट्र में रंजीत कसले, जिसका हम लोगों ने काफी जिक्र किया था, उसने मीडिया के सामने आकर कहा कि उसको ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ के आंखें मूंद रखने के लिए एनडीए का एक घटक दल जो है, उसके जो नेता हैं, जो प्रत्याशी थे धनंजय मुंडे, जो मंत्री भी थे एनडीए की सरकार में, अभी उनका इस्तीफा हुआ है, उनके लोगों ने 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा करा दिए जी, और जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये आया, तो इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था। तो अब राहुल गांधी ने इसको फिर से आगे बढ़ाया है। इससे पहले भी लगातार, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे इंडिया गठबंधन के और लोग हों, चाहे संजय राउत हो, सब लोग जो है वो इसको लेकर सवाल उठाते रहे कि ये कैसे यहाँ हो रहा है और किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया संचालित की जा रही है। आपको याद होगा कि संजय राउत जो थे, उन्होंने राहुल गांधी और सुप्रिया सुले के साथ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 39 लाख वोटर जो हैं वो अभी महाराष्ट्र में थे, अभी दिल्ली आ गए इनमें से कुछ, और फिर बिहार पहुंच जाएंगे, फिर बंगाल जाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश आ जाएंगे। जी बिल्कुल, संजय राउत ने यही कहा था कि ये वो वोटर है जो वोट डालते नहीं दिखते हैं, लेकिन ये वोट गिनते समय इनको गिन लिया जाता है। ये उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ ये बात कही थी, और धीरे धीरे वो बातें साबित हो रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में के बाद दिल्ली चुनाव में भी वही आरोप लगे और उतने वोटर मिले। इसके बाद भी ये कहा जा रहा है, और बाद में चुनाव आयोग ने भी माना कि हाँ, इस तरह की गलतियां हुई है। एक बार सुनेंगे संजय राउत ने कहा क्या था, लेकिन ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। चुनाव आयोग किस तरीके से न केवल ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि वो पूरी की पूरी चुनावी मशीनरी को प्रभावित कर रहा है। वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर और वोटिंग के समय तक और काउंटिंग के समय तक पूरी की पूरी एक रणनीति बनाई जाती है कि कैसे विपक्ष के वोटों को कम किया जाए और सत्ता पक्ष के यानी भारतीय जनता पार्टी के वोटों को बढ़ाया जाए। ये आरोप लग रहे हैं, और धीरे धीरे आरोप वो पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। संजय राउत का वो बयान सुन लेते हैं, पुराना बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, राहुल गांधी भी उसमें मौजूद थे और सुप्रिया सुले थी एनसीपी की नेता, उसमें संजय राउत ने ये बातें कही, और धीरे धीरे वो बातें सारी सही साबित होती दिखाई पड़ रही हैं। बैंक है चुनाव आयोग के पास, अब वो बीजेपी का वोट बैंक है, कैसे वो यहाँ से वहाँ चला जा रहा है, हर राज्य में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन लगातार ये सवाल हैं, कई सारे सवाल चुनाव आयोग से पूछे भी जा रहे हैं, उसका जवाब भले न मिल रहा हो कि चुनाव के मतदान का जब समय खत्म हो गया तो उसके बाद अचानक कैसे ये इतनी बड़ी बढ़ोतरी हो जा रही है। बुरी तरह से इसमें घिरा नजर आ रहा है चुनाव आयोग, और विपक्षी दल उसको घेर रहे हैं, इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी कह चुके हैं कि इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाए। लेकिन उन्होंने अभी पिछले दिनों जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है गुजरात में, अहमदाबाद में, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नहीं चाहिए बैलेट पेपर और ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाने चाहिए। उस बयान को भी सुनेंगे जिसमें बहुत ही तल्खी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमको बिल्कुल अब चाहिए ही नहीं ईवीएम, इससे चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है, और फ्रॉड बताया पूरी तरह से ईवीएम को। सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को भी जो उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में ईवीएम को लेकर कहा था।
आज चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार का विस्तार बनाने की कोशिश है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है, वो भी इतना बड़ा देश है। 140 करोड़ लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। महाराष्ट्र में क्या हुआ? राहुल जी ने ये सवाल पहले उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ। अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया? सब फर्जी बना के जीत गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी पे ये एक मार है। इसलिए यही बात हरियाणा में भी हुई है। हो सकता है वो छोटे प्रमाण पे हुई, लेकिन सबसे बड़े पैमाने में हमारे पास ही है। अरे हमारे सीट सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आ सकते हैं, वही वोटर लिस्ट सिर्फ थोड़े दिन में बदल के एमएलए उनके आते हैं। मैं कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा कि ये बीजेपी वहां 150 सीटें लड़ती है और 150 सीटें लड़ती है और 138 सीटें लाती है। 90% रिजल्ट कभी हुआ है इस देश में? अनेक इलेक्शन हमने भी देखे हैं। मैं तो खुद 12-13 इलेक्शन लड़ा हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो फ्रॉड महाराष्ट्र में हुआ वो सिर्फ डेमोक्रेसी को तबाह और तंग करने के लिए और अपोजिशन को हराने के लिए उन्होंने ये काम किया है। इसके खिलाफ भी हमको लड़ना है। और वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने जो गड़बड़ियां हो गई, इसको रोकने के लिए हम बहुत से सवाल और हमारे एडवोकेट्स भी और लीडर्स भी इस पर बहुत काम किए, लेकिन फिर भी हम इसमें पीछे हैं। इसको ढूंढ के निकालेंगे। जो चोर चोरी करता है वो आज ना कल
मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि बैलेट पेपर से नहीं होना है, ईवीएम से नहीं होना है, बैलेट पेपर से ही होना है। और महाराष्ट्र में कितना बड़ा फ्रॉड, ये बात वो पहले कह रहे हैं और उसके प्रमाण मिल रहे हैं बाद में कि उस चुनावी प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति बता रहा है कि ईवीएम से दूर रहने के लिए हमको 10 लाख रुपए हमें दिए गए, अकाउंट में डाले गए, ऑफर भी नहीं किए गए, उसको सीधे तौर पर दिया गया। और ये विपक्ष कह रहा है कि जब एक अफसर को, वहां पर तैनात इंस्पेक्टर को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो फिर पूरे महाराष्ट्र चुनाव में कितने पैसे खर्च किए गए होंगे। ये बिल्कुल वही आरोप है जो चुनाव के समय ही संजय राउत आरोप लगा रहे थे और उन्होंने बताया कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। हाँ, ये आरोप लगाया था कि 25-25 करोड़ रुपए जो है वो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटे जा रहे हैं और ये कई जगहों पर जो रुपए पकड़े गए थे, 5 करोड़ रुपया एक जगह पकड़ा गया था जी। और तो उसके बाद उनका था कि ये तो एक पहली किस्त जो है वो आई है और अभी पैसा और आएगा, ये संजय राउत का आरोप था। और इसके बाद समीर जी ये देखा गया कि कई जगह जो था काफी पैसा पकड़ा गया और आरोप ये लगे थे कि 3,000 करोड़ रुपए गुजरात से आया है महाराष्ट्र के चुनाव में। अब आया नहीं आया हम तो नहीं जान सकते, मतलब बता सकते, लेकिन इस तरीके के आरोप जो थे वो लगातार लगाए गए विपक्ष की तरफ से। और अब इसकी पैसे की भूमिका भी समझ में आ रही है और किस तरीके से जो संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं ये भी साफ तौर पर समझा जा सकता है। और चुनाव आयोग को लेकर बहुत गंभीर सवाल जो है वो विपक्ष ने उठाया और राहुल गांधी ने जो कहा है बोस्टन में जी, वो साफ तौर पे चुनाव आयोग की जो मिलीभगत है उसको लेकर। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि ये जिन लोगों को ये लगता है कि भाई ये किनके लिए कमाएंगे वो इस घटना को देखकर समझ सकते हैं, उस पुलिस अधिकारी का वक्तव्य जारी करते हुए। इस पर चुनाव आयोग ने साहब वो जवाब दिया कि इसकी जांच की जा रही है। वो अधिकारी चूंकि असंतुष्ट था इसलिए उसने आरोप लगा दिया और एसएसपी और डीएम से वहां हमने रिपोर्ट मांगी है जी। तो ये चुनाव आयोग ने अपनी सफाई उसमें दी है समीर जी। तो चुनाव आयोग की सफाई अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं मिलीभगत साफ तौर पर मालूम पड़ती है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग तो हर चीज पर सफाई दे रहा है। खैर अब तो सफाई भी दे रहा है, इससे पहले जो इतनी बड़ी बड़ी शिकायतें की गई, इतनी गंभीर शिकायतें दर्ज कराई गई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित भी, उन पर तो उसने कोई संज्ञान ही नहीं लिया और सिरे से खारिज करता गया कि बिल्कुल कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, सारा चुनाव बिल्कुल फेयर हुआ है। कैसे इतने लाखों वोट अचानक बढ़ जाते हैं कुछ घंटों के भीतर, इसका भी उसके पास कोई जवाब नहीं। और कहा कि एक लाइन का जवाब कि सारी प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से संचालित हुई है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। यानी विपक्ष जो कुछ कह रहा है वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। लेकिन अब इस मुद्दे पर जिस तरह से लगातार बहुत सारे पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं और कोर्ट भी इस पर गंभीर होता दिखाई पड़ रहा है, ये महाराष्ट्र में जो ताज़ा तरीन मामला है जिसमें इंस्पेक्टर ने कहा है, निलंबित इंस्पेक्टर ने, कि उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाले गए ताकि वो ईवीएम से दूर रहे और इसकी जानकारी, जो कुछ भी घपला वहां हो रहा है उसकी जानकारी किसी और को ना दे, इसके लिए उसको पैसे दिए गए। तो ये इस तरह के प्रमाण बहुत ही महत्वपूर्ण है जो चुनाव आयोग को घेरने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां की जनता ने चुनाव के बाद ही जिस तरह से इस पर सक्रिय होना शुरू किया और मॉक पोलिंग की, वो सब चीजें चुनाव आयोग को परेशान करने वाली थी। लेकिन मॉक पोलिंग को शुरुआत में चुनाव आयोग ने रुकवा दिया, केस दर्ज किया ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन इस तरह की मॉक पोलिंग कई गांवों में होने लगी और पता चला कि वहां जो चुनाव परिणाम आए वो उससे बिल्कुल उल्टे थे जो वास्तव में चुनाव के समय में थे। यानी ये आरोप जो लग रहे हैं कि मैनिपुलेशन होता है, वोट डालने वाले कहीं होते नहीं हैं लेकिन उनके वोट पड़ जाते हैं, ये कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। और जो संजय राउत कह रहे हैं कि 39 लाख वोटर्स का एक बैंक है जो अलग अलग राज्यों में जाकर वो वोट डालकर आता है, ये सारे आरोप बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। ईवीएम ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी चुनावी मशीनरी इसमें फंसती नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, पूरी चुनावी मशीनरी इसमें फंसती नजर आ रही है समीर जी। और ये साफ तौर पे लग रहा है कि चुनावी मशीनरी जो है ये जबरदस्त तरीके से काम करती है बीजेपी के पक्ष में। और जो आरोप विपक्ष के लग रहे हैं, अब सवाल ये कि आरोप चुनाव आयोग पे लग रहे हैं तो बीजेपी बचाव में क्यों उतर रही है? संबित पात्रा राहुल गांधी का जवाब देने के लिए क्यों उतरता है? चुनाव आयोग आगे जवाब भी, चुनाव आयोग पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसका मतलब जो दुरभिसंधि की कही जाती है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की है, वो अपने आप पुष्टि, मतलब उसकी पुष्टि कर देती है बीजेपी के सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग पर जवाब देने के लिए आ जाते हैं, मोदी जी जवाब देने के लिए आ जाती है बीजेपी। तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और आपको याद होगा समीर जी की मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही बल्कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए थे
वो भी हम लोग सुन लेंगे कि ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कहा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। जी हाँ, ये राहुल गांधी ने जी बिल्कुल एक बड़ा बयान था, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि अगर ईवीएम हटा दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तब फिर बीजेपी चुनाव जीत कर दिखाए। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई जगहों पर हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण था और ये चीजें लगातार देखने में मिल रही हैं कि किस तरीके से विपक्ष के ये आरोप सही साबित होते दिख रहे हैं। राहुल गांधी का वो बयान सुनते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम अगर हटा लिया जाए तो बीजेपी चुनाव कैसे जीतेगी, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी का कि वो 400 से ज्यादा सीटें ला रही है और राहुल गांधी ने वही कहा कि अगर ईवीएम ना हो, चुनाव आयोग साथ ना हो, मीडिया साथ ना हो तो वो 180 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे। बड़ा आरोप था अमलेंदु जी। और ये भी कहा गया कि 240 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन कई सीटें ऐसी रहीं जिन पर तमाम आपत्तियां दर्ज हुई हैं और ये कहा गया कि वो जो धांधली हुई है उसी की वजह से जीती गई और धांधली से जीती गई सीटों को अगर हटा दिया जाए तो वास्तव में वो 180 से कम ही बैठती, 180 नहीं 140 बैठती जी है। हाँ। क्योंकि जो वॉइस फॉर डेमोक्रेसी, जहाँ तक मुझे याद पड़ा, इसी संस्था हाँ, का नाम जी है हाँ। वॉइस फॉर डेमोक्रेसी, उसने अपनी रिपोर्ट जारी की। उसने बताया कि 79 जी सीट्स ऐसी हैं जहां पर घपले किए गए हैं, जहां पर अंतर है, डिफरेंस है काफी ज्यादा, जो वोट गिनेगा वोट पड़े, इस सब को लेकर। तो यानी जो सवाल उठ रहे हैं, तो अगर ये 80 सीट आप 240 से कम कर दीजिए तो ये वहीं आ जाती है, 140 के आसपास आ जाते हैं। जी हाँ। तो यानी ये जो राहुल गांधी कह रहे थे और हम लोग पूरे चुनाव के दौरान समीर जी यही कह रहे थे कि अगर ईमानदारी से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो रहा है तो बीजेपी 140 सीटों के आसपास आ गई है जी। लेकिन वो आई 240 और 100 सीटें जो बताई जाता है कि उसी तरीके से इंतजाम की गई है। अखिलेश यादव का भी आरोप है कि प्रशासन के जरिए उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 सीटें बीजेपी जीती है, वरना वहां भी 10 सीटें और कम हो गई होती। तो इस तरीके से और जगहों पर भी हुआ होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर के भी इस तरह के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, गुजरात को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं, तो इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और ये सवाल फिर से उठाए राहुल गांधी ने बोस्टन में जाकर के भी, वहाँ जो प्रवासी भारतीय हैं उनके बीच में अपनी बात रखी है। और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहाँ सब कुछ जो था वो महाराष्ट्र चुनाव एक आश्चर्यजनक चीज़ है। और हमने सवाल पूछा जब चुनाव आयोग से कि भाई 5:30 बजे से लेकर और 7:30 बजे के बीच में 2 घंटे में 65 लाख वोट पड़ गए हैं, तो क्या इसकी हमको रिकॉर्डिंग आप दिखा दीजिए जी। 2 घंटे में 65 लाख वोट पढ़ ही नहीं सकते हैं। ना तो मशीन जिस तरीके से होती है उसमें एक जो बीच में अंतर चाहिए उसके हिसाब से एक मतदाता के बीच में, और जो एक प्रक्रिया है कि लाइन में आदमी लगेगा, उसका नंबर आएगा, उसके हिसाब से 2-3 जगह साइन करना होता है, साइन करना होता है। और बहुत अच्छा काम करने वाले भी हों कर्मचारी, तब भी अगर करें तब भी जो है वो रात को 2 बजे से पहले ये काम नहीं निपट सकता। 65 लाख वोट जो आपने 2 घंटे में डाल दिए, तो इसकी आप हमको रिकॉर्डिंग दीजिए। तो रिकॉर्डिंग में नहीं दी और जाके सरकार ने वो नियम भी बदल दिए जिसके जरिए आप जो है मांग सके कि आपने क्या जो था किया था, क्या नहीं किया था। तो यानी एक तरीके से पूरी तरीके से चुनाव आयोग पर कब्जा और चुनाव आयोग की मिलीभगत जो है वो बीजेपी के साथ है, ये आरोप राहुल गांधी लगाते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। अब ये आरोप लगातार की तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनको अपने कब्जे में ले रखा है, चुनाव आयोग जैसी संस्था को कब्जे में ले रखा है, और एक ही संस्था अभी अगर बची हुई है तो वो जुडिशरी है। तो जुडिशरी अगर कब्जे में नहीं आ रही है तो उसको कैसे डिफेम कर दिया जाए, उसको कैसे उसकी बुराई कर दी जाए, उसको यहां तक कह दिया गया कि अब उसकी जरूरत नहीं रह गई है। ये आरोप, इन आरोपों की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। निशिकांत दुबे साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध करा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए और जुडिशरी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो देश का कानून बनाना चाहती है, कानून बना रही है जो काम संसद का है। अवमानना की प्रक्रिया कार्रवाई के लिए वहां पर अपीलें दायर की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में कि किस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी एक उसमें पेंच जरूर है कि अवमानना की ये याचिकाएं अटॉर्नी जनरल के थ्रू जानी है, सॉलिसिटर जनरल के थ्रू जानी है, उनकी सहमति लेनी होगी। उनकी सहमति मिलती है या नहीं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन निशिकांत दुबे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जो शिकायतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब उनके खिलाफ कई याचिकाएं लंबित है और अभी एक रास्ता ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट उसका स्वतः संज्ञान ले कि किस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है या नहीं की है। लेकिन
ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी तरह से उनके साथ है, बावजूद इसके कि पार्टी के अध्यक्ष ने एक बयान जारी कर कहा है कि हम उनके साथ नहीं है, लेकिन पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कोई ऐसा नहीं है, और कई बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन पार्टी शांत है, खामोश है। बल्कि अब कुछ और जो सांसद हैं उनके समर्थन में आते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उनके समर्थन में आते दिखाई पड़ रहे हैं। और एक तरीके से कहा जाए समीर जी की जो जेपी नड्डा ने कहा है कि हमारा इसका पार्टी से लेना देना नहीं है, तो पार्टी से तो आपका लेना देना नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपकी पार्टी का लेना देना नहीं है, लेकिन निशिकांत दुबे पर बीजेपी ने कार्रवाई क्या की? जी हाँ, ये तो सवाल पूछा जाएगा ना कि कार्रवाई क्या की है। नड्डा साहब ही बताने क्या कार्रवाई पार्टी ने की है, और आपने किस तरीके से कहा है उनसे, निशिकांत दुबे से, कि आप इस तरह की बात मत कीजिए। मसला समीर जी कुल मिलाकर यही है कि किसी भी तरीके से न्यायपालिका को डराना है, और आप देखना ये कि न्यायपालिका डरती है इन बातों से कि नहीं डरती है। देखना ये भी होगा कि क्या न्यायपालिका डर जाती है इन हमलों से। और ये एक संवैधानिक संस्था पर, खासतौर से जुडिशरी, मतलब सरकार से तो लोगों की उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन एक न्याय की आखिरी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट रहता है कि चलो यहाँ से तो कुछ न्याय मिल सकता है जी। तो अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी अगर इस तरह की चीजें होने लग जाएंगी, इस दबाव में अगर फैसले होने लगेंगे, तो बहुत संकट खड़ा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये पूरा प्रयास जो यही है कि सुप्रीम कोर्ट से लोगों की जो है वो आस्था डिग जाए। जी बिल्कुल। और इस मामले में अमलेंदु जी, बीजेपी के कुछ सांसद और असम के मुख्यमंत्री अपने बयानों के लिए वो भी काफी चर्चित रहते हैं। हिमंता बिस्व शर्मा वो भी उतर आए हैं और कह रहे हैं कि जो भी कहा है निशिकांत दुबे ने गलत नहीं कहा है। कांग्रेस के समय का एक कह लीजिए कि पेट डायलॉग है कि पहले ऐसा हुआ क्या हुआ, कई उदाहरण गिना रहे हैं, लेकिन ऐसा उदाहरण कि सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर किसी ने देश में गृहयुद्ध कराने का आरोप लगा दिया हो, कभी नहीं दिखाई पड़ता। इमरजेंसी की जो इतनी आलोचना होती है, सुप्रीम कोर्ट पर सीधी टिप्पणी इमरजेंसी के समय भी सरकार के किसी व्यक्ति की तरफ से, सांसद की तरफ से, मंत्री की तरफ से लगता नहीं कि इस तरह से आई हो। कभी इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं है। सीधे सीधे एक जज का नाम लेकर गृह युद्ध के लिए दोषी ठहराया और दोषी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समीर, फैसलों से असहमतियां हो सकती हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि असहमतियों का स्वागत है, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप आलोचना को अगर आप जो व्यक्तिगत हमले बना लेंगे और आप देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बताने लग जाएंगे, और आप सुप्रीम कोर्ट को भी कह रहे हैं और सीजीआई को भी कह रहे हैं, दोनों को कह रहे हैं, और जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिली है केस में, निशिकांत दुबे को। जी हाँ, जो हवाई जहाज पे हमले वाला मामला था एयरपोर्ट पर, जो एफआईआर दर्ज की थी झारखंड पुलिस ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट से ही इनको राहत मिली है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो दंगे भड़काने के लिए और मतलब जहाँ जहाँ गृह युद्ध हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार सीजीआई है और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। तो भाई ठीक है, अपना मुकदमा आप कह दो सुप्रीम कोर्ट से कि हटा ले और कार्रवाई करे फिर झारखंड सरकार। क्यों आपने राहत ली है फिर सुप्रीम कोर्ट से जाकर? तो ये सवाल भी इनके ऊपर उठता है, निशिकांत दुबे के ऊपर। तो कुल मिला के समीर जी, जो मसला है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति के तहत लगातार इस तरह की जा रही है। मैं देख रहा था कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के, वो कह रहे थे कि वो इतना सच नहीं बोलना चाहिए। हमारी पार्टी कह चुकी है कि वो हम इसके साथ नहीं है, इतना सच नहीं बोलना चाहिए। यानी आपने ये भी कह दिया नहीं बोलना चाहिए, और ये भी कह दिया इतना सच नहीं बोलना चाहिए। यानी आप भी समर्थन कर रहे हैं निशिकांत दुबे के बयान का। तो ये साफ तौर पे जिस तरह बीजेपी के लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, इससे साफ तौर पे समझा सकता है कि इनको लग ये रहा है असल में समीर जी कि सुप्रीम कोर्ट इनके तमाम जो असंवैधानिक कार्य हैं उन पर अब रोक लगाएगा, इनके फैसले पलटेगा। और कई मामले फंसे हुए हैं। एक तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई को जो हटा दिया, उसको लेकर जो कानून बना उसकी याचिका भी पड़ी हुई है। 5 मई को उसकी सुनवाई होनी है दोपहर 2 बजे, वो मसला भी है। और 5 मई को ही वक्फ बोर्ड पे भी सुनवाई होनी है, ये मसला भी है। तो यानी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाने की कोशिशें हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे सिस्टम पर कैप्चर करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई बाधा ना बने और संविधान को छिन्न भिन्न करने की, संविधान को नष्ट भ्रष्ट करने की अनुमति बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए। इसलिए दबाव बनाने के लिए चाहे वो जगदीप धनखड़ साहब हो चाहे निशिकांत दुबे हो, दोनों के जो बयान है वो इसी एक रणनीति का हिस्सा मालूम पड़ते हैं। जी बिल्कुल, लेकर रणनीति का हिस्सा मालूम पड़ते हैं। और साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का खुला समर्थन है, भले ही आधिकारिक रूप से पार्टी ने उनके बयानों से अपने को अलग कर लिया है, क्योंकि लगातार निशिकांत दुबे के समर्थन में जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता आते दिखाई
दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे हिमंता बिश्व शर्मा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या कुछ एक सांसद हो, उससे ये दिख रहा है कि एक आधिकारिक तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो एक उनके बयान से खुद को अलग कर लिया, पार्टी से अलग कर लिया, लेकिन पार्टी के नेता और पार्टी के लोग अभी भी उनके साथ हैं। पूरा का पूरा सोशल मीडिया में जो बीजेपी समर्थक लोग हैं किस तरह से निशिकांत दुबे का समर्थन और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते दिखाई पड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते दिखाई पड़ रहे हैं, उससे और उनके खिलाफ भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि कैसे इन सारे विरोधों का, इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसका कैसे समर्थन किया जा रहा है और उनकी बैकिंग कहां से हो रही है। तो ये क्योंकि निशिकांत दुबे के खिलाफ भी न तो कोई कार्रवाई की गई है, न ही किसी तरह की कार्रवाई का कोई संकेत दिया गया है, न ही उनको चुप रहने को कहा गया है, क्योंकि उसके बाद भी वो टिप्पणियां कर रहे हैं और दूसरी संस्थाओं पर भी कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके SY कुरैशी के खिलाफ उन्होंने बहुत ही गंभीर टिप्पणी की और उनको सीधे तौर पर कह दिया कि ये मुस्लिम आयुक्त रहे। तो निशिकांत दुबे लगातार अपने बयानों का दायरा बढ़ाते चले जा रहे हैं और पार्टी बड़े आराम से खामोशी के साथ उसको देखती चली जा रही है। हाँ बिल्कुल, खामोशी के साथ देखती नहीं चली जा रही है, बल्कि समीर जी कहा जाए हाँ, उकसा रही है, कहीं और देते रहो। हाँ। सोशल मीडिया पे लगातार 4 दिन से जो एक हैशटैग चलाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, अभी भी वो चल रहा है। जी हाँ। तो आखिर ये कैसे चल रहा है, किसकी अनुमति से चल रहा है, जी। क्या सरकार की अब तक इस पर निगाह नहीं पड़ी है? वैसे तो आप कुछ भी एक ट्वीट कर दीजिए तो आप देखिए तुरंत आपके घर पुलिस आ जाती है। और जिस IT एक्ट की धारा 6 या 66 का जिक्र कर रहे हैं, अब यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो यानी एक तरीके से सब कुछ जो है वो बीजेपी के इशारे पे ही सब कुछ चल रहा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। क्योंकि जो भी ट्रोल्स सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समझे जाते हैं और लगातार वो इसी तरह की ट्रोलिंग करते हैं। तो उन लोगों के ट्विटर हैंडल से ये सब ट्रोल्स सुप्रीम कोर्ट को किया जा रहा है समीर जी। और इधर आप कुछ और बड़ी खबरें भी हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अभी बीच में एक पत्र लिखा था कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को, और सिद्धारमैया को पत्र लिखकर उन्होंने मांग की थी कि रोहित वेमुला के नाम पर एक एक्ट बनाया जाए ताकि जो दलित छात्रों के विरुद्ध के साथ जो जाति भेदभाव होता है शिक्षण संस्थानों में उसको रोका जा सके। अब उन्होंने ये जो है एक पत्र हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी लिखा है। आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया? जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जब तक हर छात्र को बिना भेदभाव के सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर नहीं मिलेगा तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था के सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को पत्र लिखने के बाद मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी को पत्र लिखकर रोहित वेमुला एक्ट लागू करने का आग्रह किया है। कांग्रेस पार्टी हर बच्चे को शिक्षा तक समान पहुंच दिलाने और जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये उन्होंने लिखा है कि यानी दलित जो पिछड़े छात्र हैं उनके साथ भेदभाव ना होने पाए, उसके लिए कानून बनाया जाए और उस कानून का नाम रखा जाए रोहित वेमुला एक्ट। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। हाँ, कांग्रेस शासित राज्यों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि रोहित वेमुला एक्ट बनाया जाए, रोहित वेमुला के नाम पर। रोहित वेमुला का हम लोग बता दें कि हमारे दर्शकों को याद भी होगा, रोहित वेमुला एक दलित छात्र थे और उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया परीक्षा करने के लिए, और उसमें बीजेपी के एक मंत्री थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे थे। और उस समय मानव शिक्षा मंत्री जो थी, मानव संसाधन मंत्री, वो स्मृति ईरानी थी, उनके ऊपर भी जो थे काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे थे। और उन्होंने जो थी अपनी जान खुद ले ली थी रोहित वेमुला ने। तो उसको लेकर जो है ये एक्ट बनाने की मांग की ताकि दलित छात्रों के साथ इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं हो। इसी तरीके से एक आदिवासी छात्रा थी पायल तड़वी, उसको भी जो है उसके सीनियर्स ने प्रताड़ित किया था और वो अपने समाज की पहली डॉक्टर बनने जा रही थी और उसने भी खुद जान ले ली थी। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं आती रहती हैं। अभी एक मसला चल रहा है BHU का, जहाँ एक छात्रा को जो है ज्यादा अंक होने के बावजूद उसको PhD में दाखिला नहीं दिया जा रहा है और विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोगों को दाखिला दे दिया गया है। इसको लेकर भी वो वहाँ धरने पर बैठी हुई। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें आई हैं। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को, कांग्रेस शासित राज्य जो है उनके मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। इधर एक और खबर समीर जी ये है कि कल एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, महाराष्ट्र का था। और महाराष्ट्र का ये था कि वो एक गांव में एक कुएं में महिलाएं जो है नीचे उतरकर रस्सी के सहारे और पानी लेकर रही हैं। वो बहुत गंभीर था। उसको लोगों ने सवाल किया कि भाई आपने तो सब हर घर में आपने पानी पहुंचा दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि हर घर में पानी पहुंच गया है, उसको लेकर वो। अब एक खबर ये आई है
कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है हर घर जल, उसकी फंडिंग में कटौती का प्रस्ताव आया है और बीजेपी शासित 3 राज्य जो हैं इनके ऊपर इसका असर पड़ सकता है, ये जो है आया है। और ये 2019 में जल जीवन मिशन जो था 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की थी और लक्ष्य रखा गया था कि 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा और इसे हर घर जल कार्यक्रम का नाम दिया गया था। लेकिन 5 सालों में इसमें केवल 75% लक्ष्य हासिल किया जा सका। अब बचे हुए 4 करोड़ नल कनेक्शन 31 दिसंबर 2028 तक देने का प्लान है जी। 4 करोड़ कनेक्शन जो 2028 तक देने का प्लान है अभी भी। और इसका जो है वो जो एक द इंडियन एक्सप्रेस जो अंग्रेजी का अखबार है उसकी एक जानकारी है, उसके मुताबिक जल शक्ति मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 2.79 लाख करोड़ रुपए का फंड मांगा था, लेकिन एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी जो है EFC उसकी 13 मार्च को बैठक हुई थी और इसके लिए सिर्फ 1.51 लाख करोड़ रुपए के फंड की सिफारिश की गई। यानी उसमें कटौती जो थी वो लगभग 46% कटौती उस फंड में कर दी गई इस हर घर जल के मिशन के उसके लिए। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट बताए जाते हैं जिनका बहुत डंका बजाया जाता है उसकी ये स्थिति है और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य जो हैं वो बीजेपी शासित राज्य ही होंगे। जी बिल्कुल। और इसको कि हर घर में जल पहुंच गया है, नल पहुंच गया है, बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाता है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों की ही तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे लोग पानी के लिए, अभी गर्मी उस तरह से शुरू नहीं हुई, हालांकि शुरू तो हो ही गई है, लेकिन अभी जब ये हाल है तो आने वाले दिनों में मई जून में क्या हालात होंगे और पानी के लिए किस तरह से, अभी लगातार ये तस्वीरें और खबरें आती रहती हैं लेकिन उसमें सुधार होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। शुरुआत में तो इसके लिए पिछली सरकारों को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन अब 11 साल से अपनी सरकार है तब भी पिछली सरकारों को ही घेरने की कोशिश करने में कोई कमी नहीं बरती जाती। हाँ बिल्कुल, कोई कमी नहीं बरती जाती है और सब कुछ बताया जाता है कि पिछली सरकारों ने ऐसा किया, पिछली सरकारों ने ऐसा किया। आप क्या कर रहे हैं इस पर कोई बात नहीं होती। तो ये सवाल जब उठ रहे हैं कि भाई, और इसमें जो राज्य प्रभावित होंगे समीर जी इस कटौती से, उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे जो हैं ये 3 राज्य जो हैं सबसे ज़्यादा ये प्रभावित होंगे जी। तो ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। तो क्या आप ये क्यों इसका पैसा काटा जा रहा है? क्या पैसे की कमी हो गई है सरकार के पास? कमी होगी तो सरकार बताए। और जो 4 करोड़ नल के कनेक्शन बच गए तो ये 2028 तक क्यों दिए जाएंगे? 2028 के दिसंबर 2028 तक, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव तक जी। अभी लगभग 4 साल का समय बचा है, तब तक जो आप इसको देंगे तब तक 4 साल तक जो है ये लोग प्यासे रहेंगे। उस इलेक्शन के लिए तब फिर प्रचार की सामग्री तैयार की जाएगी। प्रचार की सामग्री तैयार की जाएगी। तो यानी आपकी योजनाएं भी जो होती हैं वो सिर्फ प्रचार पर केंद्रित होती हैं और उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। ये जो है इस खबर से मालूम पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इस खबर से मालूम पड़ रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण इस समय मुद्दा है वो ये है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बीजेपी के सांसद हमला कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और पार्टी उनकी जो है वो खामोश है, उससे उनके बयानों से तो अलग कर रही है लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अबले तो जी ठीक है, इसके क्या दिखावे के लिए भी पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है? कर क्यों नहीं रही है? इसका मतलब कि पूरी की पूरी पार्टी वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये दबाव बना ही नहीं रही है, उसको जताना भी चाहती है कि हम क्या कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं। आपको याद होगा समीर जी कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके अगले दिन संभल में थे, जो आचार्य प्रमोद आश्रम है उनके यहाँ एक कार्यक्रम था, कल की आश्रम, उसमें थे और वहाँ उन्होंने क्या कहा था, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा था कि भाई आज के उस समय कृष्ण जी के समय में सुदामा को जो मदद कर दी थी, उस समय कोई होता, अगर मदद सुप्रीम कोर्ट कोई होता तो उस समय जो था वो आदेश भी जारी कर देता कि ये तो मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने इस तरीके से निशाना साधा। तो जब प्रधानमंत्री सीधे सुप्रीम कोर्ट को समझिए लक्षित कर सकते हैं तो ये तो छोटे मोटे भुनगे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लक्षित कर रहे हैं, लेकिन ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है और ये साफ तौर पर जाहिर होता है क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, मौके हमले किए जा रहे हैं और जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी आगे सुनवाई होनी है, इसकी भी लेकर याचिका पहुंची गई है कि जो पैसा जमा किया है राजनीतिक दलों ने उनसे वसूली की जाए, इस तरह की याचिकाएं भी हैं, इसकी जांच कराई जाए, इस तरह की याचिकाएं भी हैं। बहुत सारे आरोप हैं कि किस किस से पैसा लिया गया है
उधर दूसरा जिस तरीके से सीजीआई को निकाल दिया गया है चुनाव आयोग की नियुक्ति कमेटी से, उसको लेकर याचिकाएं हैं जी। वक्फ बोर्ड पे जो याचिकाएं हैं, तमाम सारी याचिकाएं हैं जिनमें सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट दबाव में नहीं आया, ऐसा समझा जाता है। जी बिल्कुल। और अब बड़ा सवाल यह है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल परमिशन देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि कई याचिकाएं उनके खिलाफ जा चुकी हैं और अटॉर्नी जनरल की परमिशन ज़रूरी है अवमानना के लिए, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए, अवमानना की कार्रवाई के लिए। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम संस्थाएं जिस तरह से सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष और ज़्यादा हमलावर है, सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पे भी उसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है। और निशिकांत दुबे का ये बयान, जिस तरह से उनको पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं का समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है, उससे ये भी पता चल रहा है कि दिखावे के लिए पार्टी ने उनको, उनके बयान से अपने को अलग भले किया हो, लेकिन पार्टी उनके साथ खड़ी है। क्या होता है इस पर आगे जो भी खबर आती है हमारी निगाहें रहेंगी।